हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, या उसके बाद जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस में ये देखेंगे कि आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, फिर उनके रे डायग्राम, न्यूमेरिकल, सभी चीजों को अच्छे से समझेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लेंस पे मूव करेंगे, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेंस के सभी रे डायग्राम, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, तो ये सारी चीजें हम अच्छे से कवर करेंगे। बिकॉज ये चैप्टर लंबा है, तो एक ही वीडियो में मैं नहीं चाहता कि आप काफी कंफ्यूज हो जाएं कि एक ही में सारा कुछ मर्ज हो जाए। तो मैंने इस चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे वीडियो भी बनाई है उस चैप्टर के उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज प्लेन मिरर और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दो टॉपिक्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के, कौन कौन से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, रे डायग्राम एंड ऑल। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिफ्लेक्शन, या लाइट क्या होती है। तो जैसे हमको पता है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो उसके बाद ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इस सब में क्या फर्क है। तो रिफ्रैक्शन हम सब्सिक्वेंट पार्ट में, जब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो उस चीज को वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, फिर प्लेन मिरर क्या होता है, वो हम चीजें कवर करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन का मतलब, अगर जैसे आपके बुक्स में या नॉर्मली डेफिनेशन बोली जाती है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज when falling or after striking a shiny surface in the same medium। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। जो जिन बच्चों को नहीं पता है वो यहाँ से डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज when it strikes any smooth or shining surface in the same medium। कहने का क्या मतलब हुआ, सेम मीडियम का मतलब क्या हुआ कि जैसे एयर जो है, जैसे लाइट जो है अगर एयर में मूव कर रही है तो उसी मीडियम में रहे। अगर लाइट में ट्रेवल कर अगर वाटर में ट्रेवल कर रही है तो वाटर में ही, मतलब मीडियम वहां पे सेम होना चाहिए। अगर मीडियम डिफरेंट हो जाता है तो वही चीज रिफ्रैक्शन में आ जाती है। तो यहाँ पे मीडियम का मतलब हुआ कि अगर लाइट एयर में है तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में ही हो, और अगर लाइट जो है वाटर में है तो वहां पे भी इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम मीडियम यानी कि वाटर में ही हो। और यहाँ पे दूसरी चीज क्या हुई कि स्मूथ या शाइनिंग सरफेस पे ही ऐसा होना चाहिए। तो सरफेस जैसे कैसे हो सकती है कि जैसे मिरर जो हमारे नॉर्मल घरों में होते हैं वो एक शाइनी सरफेस है, और एक रेगुलर सरफेस, या इसी को आप लोग रेगुलर सरफेस या शाइनी सरफेस, स्मूथ सरफेस कुछ भी कह सकते हो। और एक सरफेस कैसी होगी, इरेगुलर सरफेस होगी। तो रिफ्लेक्शन किस चीज को कहा जाएगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे। जब कोई भी लाइट रे किसी एक पर्टिकुलर शाइनिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो फिर उसी मीडियम में, जहां पे आप देख सकते हैं कि अगर एयर है तो इस मीडियम में ही सारा कुछ हो रहा है, यानी कि इंसिडेंस भी इसी में हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी इसी मीडियम में होगा। एंगल यानी कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, आप ऐसे कह सकते हो। ये रिफ्लेक्शन को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों क्या होंगी, सेम मीडियम में ही लाई करेगी। उसी चीज को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब लाइट की रे पड़ी तो उसी मीडियम में क्या हो गई, बाउंस बैक कर गई। बाउंस मतलब जैसे बॉल बाउंस करती है उसी तरीके से ऐसा लगेगा कि यहाँ से लाइट रे आई उसी मीडियम में वापस चली गई। तो एक तरीके से लग रहा है कि दैट इट इज बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम। तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन, व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ और शाइनी सरफेस। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, अगर सरफेस इरेगुलर है तो यहाँ पे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगी। हो सकता है यहाँ पे लाइट पड़ी वो किसी भी एंगल पे जा सकती है, कैसे भी जा सकती है। तो लाइट रे, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि जब लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पे या किसी रेगुलर सरफेस पे फॉल करेगी तो जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है इसको सेम मीडियम में ही होना चाहिए। उसी चीज को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। और इसके लिए मस्ट है कि सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्मूथ या रेगुलर सरफेस होनी चाहिए। बिकॉज यहीं पे क्या होगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। तो जैसे अभी हमने रिफ्लेक्शन देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी स्मूथ और शाइनी सरफेस इन द सेम मीडियम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, मीडियम। यहाँ पे मीडियम जो है वो सेम होना चाहिए। अगर मीडियम डिफरेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल लाइट जो है एयर से वाटर में जा रही है
या वाटर से एयर में आ रही है या ग्लास स्लैब में जा रही है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वो फिनोमेना को कहेंगे रिफ्रैक्शन, बिकॉज वहां पे जो लाइट का पाथ है वो डेविएट कर जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है उसी पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अभी हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो रिफ्लेक्शन के सबसे मेन चीज क्या है कि उसका मीडियम जो है लाइट रे का कैसा होना चाहिए, सेम मीडियम होना चाहिए। तो अभी हमने समझा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो चलिए अब देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो जैसे आपने रिफ्लेक्शन को अगर आप समझ के चलोगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी याद करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ कहा जाता है द इंसिडेंट रे, जो लाइट की रे इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंट रे यानी कि जो सबसे पहले किसी स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है उसी रे को क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। द इंसिडेंट रे, और फिर लाइट रे पढ़ने के बाद जो जो रे इंसिडेंट हुई, जब पढ़ने के बाद किसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर गई उसी रे को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट पे दोनों लाइन रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे मीट करती है, वहां पे हम एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी चीज को क्या कहा जाता है, नॉर्मल। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन या सेम मीडियम आप दोनों कह सकते हो। तो ये चीजें अभी हमने देखी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, बिकॉज अगर ये डिफरेंट हो जाएगा, मीडियम अगर यहाँ पे डिफरेंट हो जा रहा है तो क्या चीज हो जाएगी, रिफ्रैक्शन आ जाएगा। और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए एट द नॉर्मल, एट नॉर्मल। कहने का क्या मतलब हुआ सेकंड पॉइंट का, तो इसी फिगर से आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो कि सपोज मैंने यहाँ पे एक स्मूथ या शाइनी सरफेस, जैसे जो आप घरों में शीशा यूज करते हो उसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये जो लाइंस दिखाई जाती है ये दिखाया जाता है कि बिकॉज मिरर में जो है सिर्फ फ्रंट वाली साइड ही क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, पीछे वाली जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग नहीं होती है, तभी इसको क्या मिरर कहते हैं। अगर दोनों साइड से ही रिफ्लेक्शन अगर होने लगेगा तो वो फिर लेंस हो जाएगा, मिरर नहीं रह जाएगा। इसीलिए कभी भी मिरर को हम जब डिनोट करते हैं तो कई बार अक्सर बच्चे ये नहीं समझ पाते कि इस लाइन का ये जो क्रॉस लाइन से डॉटेड लाइंस बनी हुई है इनका क्या मतलब है। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि एक मिरर है, बिकॉज उसका सिर्फ एक ही सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग, अदर वाला रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे जब भी कोई रे इंसिडेंट होगी तो पढ़ने के बाद उस रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, आप ऐसे समझ सकते हो, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। तो जिस पॉइंट पे लोग स्ट्राइक करेगी, जिस पॉइंट पे लाइट रे स्ट्राइक करती है स्मूथ सरफेस पे, तो वहां पे क्या होता है, हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि जैसे जैसे आप इसका एंगल घटाओगे बढ़ाओगे, सेम उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे भी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हम हमेशा नॉर्मल से ही लेते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन का। सेकंड पॉइंट जो है, पहला पॉइंट तो हम देख ही रहे हैं कि जो प्लेन है या मीडियम है वो सेम होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इस पॉइंट पे जहाँ पे एंगल, जहाँ पे जो लाइट है वो फॉल कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, वहां पे अगर हम एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये हो गए लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। तो अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें समझी अच्छे से। अब चलिए इस पार्ट अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ प्लेन मिरर, और उसके हम देखते हैं कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से टाइप की इमेज बनती है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो प्लेन मिरर जो है आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो घरों में हम शीशा यूज करते हैं, जो घरों में शीशा यूज किया जाता है, जो घरों में शीशा यूज किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। ऐसे नॉर्मल आप लैंग्वेज में इस चीज को समझो कि जो भी हम लोग घरों में शीशा यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल शेविंग के पर्पज से यूज करना या ड्रेसिंग टेबल में यूज करना या नॉर्मल कोई भी हम लोग जो शीशा घरों में यूज करते हैं उसी को क्या कह सकते हैं, हम लोग प्लेन मिरर कह सकते हैं। अब अगर आप उस चीज को मन में इमेजिन करके चलोगे कि जो आप घर में शीशा यूज कर रहे हो उसमें किस टाइप की इमेज बनेगी, तो आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें होती है, किस टाइप की इमेज बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन मिरर को यूज किया है, इसका ये पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्टिंग है। अब अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके रखी है जहां पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ, लेट से कि जैसे शीशे के सामने आप ही खड़े हो, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक।
लेट्स से आप ही किसी किसी भी शीशे के सामने खड़े हो, तो आप उसमें हमेशा ये चीज जरूर नोटिस करोगे कि जितनी दूरी पे आप खड़े हो, लेट्स से यू आपका हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेट्स से वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जितनी दूरी पे आप खड़े होते हो शीशे के सामने, उतनी ही दूरी पे आपकी इमेज भी बनती है शीशे के पीछे, यानी कि हाइट ऑफ इमेज। और वी जो हो गया आपका इमेज का डिस्टेंस वो हमेशा सेम होता है किसके, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। यानी सबसे पहली चीज हम ये कह सकते हैं कि प्लेन मिरर में क्या होता है, यू जो है बी के बराबर होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर और जो इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर वो एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है। दूसरी चीज आप देख सकते हो, आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जो जितनी आपकी हाइट है उतनी ही जो आपकी इमेज बन रही है प्लेन मिरर में, जो शीशे के अंदर, उतनी ही हाइट उसकी भी है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी हाइट कुछ है या तो आपकी इमेज मिरर में जाके इंलार्ज हो गई या छोटी हो गई या मैग्नीफाइड हो गई, ऐसा तो कुछ होता नहीं। प्लेन मिरर में आप जैसे स्टैंड कर रहे हो उसके सामने हूबहू वैसे ही इमेज उसकी प्लेन मिरर के अंदर बनती हुई देख सकते हो आप। इसका मतलब दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो हाइट ऑफ इमेज है वो दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आप ये चीजें नोट करते हुए चलिएगा, और अगर आप मन में उस चीज को इमेजिन करके चल रहे हो तो आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तीसरी चीज क्या होती है कि जब कभी भी आपने ऐसा तो अभी एक चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बिकॉज इमेज जो है मिरर के बिहाइंड बन रही है, तो इस टाइप की इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो इमेज कैसे हो जाती है, वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट बिकॉज जितनी आपके डिस्टेंस है, जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था सेम वैसा ही हाइट ऑफ इमेज है। ऐसा तो है नहीं कि आप सामने खड़े और आपकी इमेज ऐसे इन्वर्टेड बन गई, उल्टी बन गई, जितने जैसे हूबहू आपको वैसे ही आपकी इमेज वहां पे बन रही है प्लेन मिरर के पीछे। तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में थे तो आपकी मिरर भी इमेज भी स्टैंडिंग पोजीशन में आ रही है, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, इरेक्ट। तो इरेक्ट क्या हो गया, बिकॉज आपकी जो इमेज थी वो एकदम स्ट्रेट इमेज बनी है, इन्वर्टेड नहीं हुई है, इस वजह से वो इरेक्ट है। और वर्चुअल क्यों है, क्योंकि वो मिरर के पीछे है या उसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि सबसे मेन पॉइंट जो आता है प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनती है, तो कभी आपने नोटिस जरूर किया होगा कि जब कभी भी आप शीशे के सामने खड़े हो और अगर आप अपना राइट हैंड मूव करते हो तो ऐसा लगेगा कि जो इमेज आपकी है वहां पे प्लेन मिरर में या शीशे के अंदर, उसका जो है लेफ्ट हैंड मूव कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये चीज कभी भी इसको प्रैक्टिकली देखिएगा कि अगर आप अपना राइट हैंड मूव करोगे तो आपको ऐसा इमेजिन होगा कि जो इमेज है उसका लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड को ऐसे रेस करोगे तो आपको ये लगेगा कि जो इमेज में जो मिरर में इमेज बनी है उसका राइट हैंड मूव कर रहा है। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है कि किस टाइप की इमेज बनेगी, वो लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, इस टाइप की इमेजेस को क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। या और इसके एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट से आपने मिरर के आगे कुछ अल्फाबेट्स को हम ड्रॉ करके देखते हैं। अगर आपने अल्फाबेट ए ड्रॉ किया है तो यहाँ पे भी आपको इमेज उसकी वही दिखेगी। बट अगर आपने बी को ड्रॉ किया है तो जहां से आप ऐसे समझ सकते हो कि जहां से वो ऑब्जेक्ट जो है एंड हो रहा है, यहाँ पे इसकी इमेज वहीं से स्टार्ट होती है। तो बी के केस में क्या होगा कि जहां से वो जो लेटर है यहाँ पे एंड हो रहा है वो यहीं से वो स्टार्ट करेगा, कुछ इस तरीके से ऐसा। सेम इसी तरीके से अगर आप बाकी अल्फाबेट्स के लिए देखो, सी के लिए देखोगे तो आपको इमेज कुछ ऐसी दिखेगी, डी के लिए देखोगे तो आपको इमेज ऐसी दिखेगी, ई के लिए देखोगे तो आपको इमेज कुछ ऐसी दिखेगी। उसी तरीके से अगर आप एफ को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इमेज उसकी ऐसे बनी हुई है, ठीक है। अगर आप एच को देखोगे तो उसकी इमेज आपको सेम वैसी ही दिखेगी जैसी है। आई को देखोगे तो इसकी भी इमेज वैसी ही दिखेगी मिरर के बिहाइंड में। तो इस तरीके की इमेजेस को, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ऐसे ही दिखेंगे, तो यानी यहाँ पे उसकी सिमेट्री जो है वो सेम रहेगी। बट जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे एफ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और सभी के लिए वही चीज रही है, बट ये ऐसे वर्ड्स हैं एच हो गया, आई हो गया, इनकी इमेज जैसे यहाँ पे है वैसे लेटरली इन्वर्टेड भी सेम ही है, सबके लिए फिनोमेना सेम ही अप्लाई हो रहा है। बट ये जो अल्फाबेट्स हैं एच जैसे हो गया, आई हो गया या ए हो गया, उनकी इमेज भी लेटरली इन्वर्टेड हो रही है, बट लेटरली इन्वर्टेड होने के बाद भी उनका जो शेप एंड साइज था वो वैसा ही है जैसे पहले था। बट बाकी लेटर्स के केस में जैसे कि एफ हो गया, बी हो गया, उनको आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इमेज यहाँ पे बनी है वो कैसी है, लेटरली इन्वर्टेड है, वो ठीक वैसे ही उल्टा हो गए। यानी किसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर इमेज। अगर इन दोनों को आप ऐसे कोलाइड कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक ही वर्ड है, यानी किसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, मिरर इमेज। जो नॉर्मली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि आप बताइए कि किसी भी फिगर का मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसके सामने ऐसे एक मिरर को रख के इमेजिन करते हैं कि अगर यहाँ पे सपोज बी लिखा हुआ है तो उसका इमेज जो है कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा।
तो इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, लेटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर के केस में आपको ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, बिकॉज हो सकता है ये पेपर में आए चाहे ना भी आए, बट आपको अपनी जानकारी के लिए ये जरूर चीजें अच्छे से समझनी है। ये आपके एनसीईआरटी में भी चीजें गिवन है प्लेन मिरर के बारे में, तो शायद पेपर में आए या ना भी आए, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये नोट कर सकते हो कि प्लेन मिरर क्या होता है, उसमें किस टाइप की इमेजेस बनती हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है। आप ये अगर 4 पॉइंट्स लिख के चले आते हो एग्जाम में तो दे आर मोर देन सफिशिएंट। और आप लेटरली इन्वर्टेड के केस में आप कई सारे एग्जांपल से शो कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने देखा कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और जो इमेज का डिस्टेंस है वो दोनों क्या है, सेम है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो इमेज की हाइट है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तीसरा हमने देखा कि बिकॉज इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है इसलिए वर्चुअल है, और इरेक्ट है बिकॉज वो स्ट्रेट है, एक्सिस के ऊपर ही है, नीचे तो है नहीं, इन्वर्टेड हुई नहीं है, तो वो इरेक्ट इमेज है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा कि वो लेटरली इन्वर्टेड है। आप इस तरीके के एग्जांपल से भी लास्ट वाले पॉइंट को, लेटरली इन्वर्टेड वाले को समझा सकते हो। तो इस पार्ट में हमने देखा कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है और किस तरीके की इमेजेस फॉर्म करता है। अब चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में या वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन कौन से बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी, फिर रे डायग्राम, न्यूमेरिकल्स एंड और वो सारी चीजें हम अगले पार्ट में कवर करते हैं। थैंक यू।